नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद पे चर्चा करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं भारतीय शासन तंत्र के सदा घूमते रहने वाले पहिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया। अब देखिए बच्चों, भारतीय संसद हमने देखी। आप जानते हैं कि हमने संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है। ब्रिटेन में संसद बहुत अधिक पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष के अलावा सब कुछ काम कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा। तो इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि वहाँ संसद बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वह किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। भारत में भी संसदीय ढांचे की पद्धति को अपनाया गया। हमने ब्रिटेन से ये ली भी सही, लेकिन फिर भी हमने उसमें कुछ नवीन प्रयोग कर दिए। हमारे संविधान निर्माता इस बात को अच्छे से जानते थे कि ब्रिटिश जंग की संसदीय प्रभुता स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। वे भारत के लिए व्यवहारिक शासन व्यवस्था चाहते थे जो भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद की भांति भारत की संसद को संप्रभु नहीं बनाया। अब कई बार बेटा इस पर डिस्कस होता है कि क्या वास्तव में भारत की संसद संप्रभु है या नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने संसदात्मक व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है, और संघात्मक व्यवस्था में हमने राज्यों को शक्तियों का विभाजन भी किया है। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से संसद की शक्तियाँ सीमित हो गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों तथा कांग्रेस दल के प्रचंड बहुमत के कारण भी संसद की शक्तियाँ सीमित हो गई थी। संक्षेप में हम देखें बच्चों कि भारत की संसद की सार्वभौमिकता पे कौन कौन से प्रतिबंध हैं। तो सबसे पहला है लिखित संविधान। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। हमारा संविधान चूँकि लिखित है, उसमें व्यवस्था कर दी गई है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। कौन से विषय पे कानून प्रांत बनाएंगे, कौन से पे राष्ट्र के देश की संसद बनाएगी। साधारण कानून का निर्माण और संवैधानिक कानूनों का निर्माण भी अलग अलग कर दिया गया है। तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाएं संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। फिर दूसरा बच्चों, संघवाद संबंधी प्रावधान। संघवाद के कारण संविधान के द्वारा ही शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और राज्य सूची के विषय पे संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। मतलब राज्य सूची पे राज्य की विधानमंडल ही कानून बनाते हैं, संसद तो बनाती नहीं है, तो संसद संप्रभु कैसे हो सकती है। फिर तीसरा बेटा संविधान में संशोधन। मैंने आपको जब संविधान में संशोधन के मेथड बताए थे तब मैंने आपको एक थर्ड मेथड बताया था जिसमें राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है कुछ अनुच्छेद में। तो इस तरह संसद संविधान में संशोधन भी अपनी आसानी से नहीं कर सकती। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चों है न्यायिक पुनरावलोकन। अर्थात भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसदीय विधियों को अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो न्यायालय के इस अधिकार ने भी संसद की शक्तियों को सीमित करने का कार्य किया है। तो संसद हर ऐसे विषय पर अगर कानून बनाती है, किसी ऐसे विषय पे कानून बनाती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो उसको न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। ये सब तो संवैधानिक सीमाएं, लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी सीमा है, वो है जनमत की। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री के संसद के निम्न सदन को यद्यपि विघटित करा सकता है, तो कार्यपालिका के हाथ में पावर है कि वह संसद को विघटित करा सके। हमारी संसद की शक्तियों का क्षेत्र लिखित संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि संसद केवल अनुमोदन करने वाली या प्रचार करने वाली संस्था है। वस्तुतः भारत में संसद वह नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की भव्य इमारत खड़ी है, जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है। अतः संसद हमारे देश का ऐसा केंद्र बिंदु है जहां जनता की आत्मा का वास होता है। तो ये आप क्लियर हो गया भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति क्या है। अब हम भारतीय संसद की शक्तियाँ देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। हम पहले संसद की शक्तियाँ देखते हैं, उसके बाद हम लोकसभा और राज्यसभा पे चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति
के लिए उसका निर्माण हुआ है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। सेकंड बच्चों, वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदान की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और न एकत्रित किया जाएगा। संसदीय प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियंत्रक में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में खर्च का अधिकार नहीं होता। हम वित्तीय शक्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। अब है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके और सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। संविधान में संसद को यह अधिकार है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उसकी सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी संसद संशोधित कर सकती है। निर्वाचन संबंधी कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंश हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। अब जब बच्चों में इनकी शक्तियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि भारतीय संसद की शक्तियां और कार्य बहुत अधिक विस्तृत है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियाँ चलानी पड़ती है। जब भी संविधान के जरिए संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है तब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।